हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे साइंस सब्जेक्ट के साथ, एंड हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 15 को, जहां पर हमने इसके सारे ही कॉन्सेप्ट वीडियोस को देख रखा है, समझ रखा है, सीख रखा है। अब बारी क्या है भाई, उन सभी कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने की। दैट मींस कि हम कर लेते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। मतलब वहां पे हमसे सवाल पूछे जाएंगे। अब जब सवाल पूछे जाएंगे और हमें कॉन्सेप्ट्स याद हो चुके हैं, हमें टॉपिक समझ में आ चुका है, तो उनके आंसर्स भी हम पुटअप कर लेंगे। और जब हम आंसर्स पुटअप कर लेंगे तो हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमारा चैप्टर हो चुका है बिल्कुल तैयार। तो करने जा रहे हैं हमारा पर्यावरण चैप्टर नंबर 15 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को। तो फटाफट रेडी हो जाइए भी आंसर्स को करने के लिए, क्योंकि कुछ एमसीक्यूज भी आने हैं एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप, जो भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में एज पर द एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। नाउ ओवर टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का मतलब देखिए दो तरीके से होता है भाई निम्नीकरण, एक अजैव निम्नीकरण है ना, और दूसरा जैव निम्नीकरण। निम्नीकरण का मतलब क्या भाई, जिनका विघटन हो सके, और जैव निम्नीकरण का मतलब जो जीवों द्वारा विघटित हो रहे हो उनको जैव निम्नीकरण कहते हैं। और अजैव निम्नीकरण का मतलब क्या होता है, जो जीवों द्वारा विघटित नहीं होते, ठीक है ना। विघटन का मतलब क्या है, उनके अवयवी पदार्थों के रूप में टूट जाना, इज्जत से कहूं तो सड़ना, ठीक है। इतना भारी भरकम नाम से बेहतर है क्या, सड़ जाना। क्या क्या हो सकता है भाई सड़ने की प्रोसेस, क्या तो उसमें कीड़े लगेंगे ना भाई, जीव लगेंगे उसके अंदर, जीवित है ना, उसमें जीवाणु विषाणु ये लगेंगे, और उसको क्या करेंगे, जो अकार्बनिक जटिल यौगिक है उसको सरल यौगिकों के रूप में तोड़ देंगे, जो कि वापस से जाकर के उसी एटमॉस्फेयर में मिल जाएगी, उसी वातावरण में मिल जाएगी जहां से वो ली गई थी। जैसे घास की बात करें, पुष्प की बात करें, चमड़े की बात करें, तो घास भाई क्या होगा, इसी मिट्टी से मिलकर के बना था, सूर्य के प्रकाश से मिलकर के बना था, वायु लिया था, और जब वो सड़ना शुरू होगा तो बदबू देना शुरू होता है। मतलब क्या हुआ, तो जो वायु से लिया था वो वायु को लौटा दिया, ठीक है। अब क्या होगा भाई, तो जो भी सड़ने के बाद में मिट्टी से जो जो चीजें ली थी, खनिज लिया था, लवण लिया था, ये सब क्या होगा भाई, तो कीड़े मकोड़े इस पे लग करके इसको सड़ाएंगे और उसको विघटित करके किसमें, मिट्टी में दोबारा से मिक्स कर देंगे। मतलब ये जैव निम्नीकरण है, ठीक है। पुष्प की बात करें, फूलों में भी यही काम होगा। चमड़े की बात करें, इसमें भी यही काम होगा। चमड़े को भी मतलब सड़ना पड़ेगा भाई, जैव निम्नीकरण ही होगा। इसमें भी कीड़े मकोड़े ही लग करके इसको विघटित करेंगे। लेकिन हम बात करते हैं अगली, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। तो घास की तो बात ठीक है भाई, घास जैव निम्नीकरण का पार्ट होगा, जीवों द्वारा इसको विघटित किया जाएगा। लेकिन लकड़ी को भी, अच्छा लकड़ी को भी किया जा सकेगा, लकड़ी भी जीवों द्वारा ही विघटित होगी भाई। उसमें क्या होता है, दीमक लग जाता है, और दीमक लगता है आपको पता है, दीमक लगने के बाद लकड़ी को मिट्टी में ही बदल देता है सीधे। और क्या भैया, प्लास्टिक। प्लास्टिक जैव निम्नीकरण नहीं है। अगर ये निम्नीकरण अगर हो जाती, प्लास्टिक का निम्नीकरण हो जाता, इसको हम तोड़ पाते, इसको हम विघटित कर पाते हैं, तो आई थिंक कुछ सुखद हो जाती है हमारी जीवन। क्योंकि सबसे ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण में अगर कोई हिस्सा ले रहा है हमारी पृथ्वी पर तो है प्लास्टिक। प्लास्टिक का बहुतायत उपयोग सबसे ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि ये विघटित ही नहीं होता, ये नहीं टूटता, ये खंडित नहीं होता, ये नहीं पिघलता है, नहीं गलता है भाई। ये नहीं है मिट्टी में भैया कि आपने 10 सालों तक दबा के रखा तो वो प्लास्टिक जो है वो सड़ जाएगा, सड़ता ही नहीं है। नहीं सड़ना मतलब उसका जैव निम्नीकरण नहीं हो पा रहा है, वो अपने अवयवी घटकों में नहीं टूट पा रहा है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि भैया क्या करें, इस तरीके के पदार्थ का उपयोग ना करें। जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक को मना कर दे, जो एक बार यूज किया और खत्म हो गया भाई, उसकी यूटिलिटी नहीं, अगली बार रिसाइकलिंग के लिए भी नहीं भेज पा रहे हम वो प्लास्टिक। अगर आप यूज करते हो तो अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर में आप पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं। तो मतलब ये जैव निम्नीकरण इसका नहीं होगा। निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो भैया ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। ये था, बिल्कुल था। फलों के छिलके, केक व नींबू का रस, भाई ये भी जैव निम्नीकरण है। नींबू का रस भी अगर आप ऐसे खुले में रख देंगे तो भैया उसमें कीड़े लगेंगे, फफूंद लगेगा और वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। केक, लकड़ी एवं घास, ये भी है भाई, केक भी सड़ेगा, लकड़ी भी सड़ेगी, घास भी सड़ेगा, इन सब का निम्नीकरण होगा, इन सभी का अपघटन होगा, और किसके द्वारा, जीवों के द्वारा अपघटन होगा, इसलिए वो जैव निम्नीकरण ये कहलाएंगे। अर्थात क,
ग, घ, तीनों सही आंसर है। ठीक है, तीनों सही आंसर है। चलिए बढ़ते हम जरा अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, सेकेंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का मतलब क्या होता है भाई? जिसमें क्या क्या होंगे? उत्पादक होगा, उपभोक्ता होगा, है ना, और अपघटक भी हो सकता है। तो उत्पादक और उपभोक्ता तो एटलीस्ट हो और ऑर्डर में हो। तो भाई घास जैसे क्या है भाई? घास जो है ये है हमारा क्या? उत्पादक। ठीक है, गेहूं भी उत्पादक ही है, और आम की भी बात करूंगा तो मैं कह सकता हूं उत्पादक की श्रेणी में है, मतलब इसमें उपभोक्ता कोई नहीं, ये आहार श्रृंखला नहीं है। घास को गेहूं नहीं खाएगा और गेहूं को आम नहीं खाएगा, खत्म। घास, बकरी तथा मानव। घास को बकरी खाएगी, बिल्कुल ठीक बात है भाई, घास को बकरी खाएगी। घास कैसी है भाई? ये हमारा उत्पादक है जो कि सनलाइट लेता है, सूर्य के प्रकाश लेता है और उससे बनाता है भाई फूड। ठीक है ना, घास के उगने में सूर्य का प्रकाश होगा, लवण होगा, खनिज होगा, इन सबको मिलाएगा। तो मतलब ये घास तो उत्पादक हो गया, बकरी इसका प्राथमिक उपभोक्ता हो गई, और मानव बकरी को खा जाएगा भाई, द्वितीय का उपभोक्ता हो गया, सेकेंडरी। ठीक है, तो खा जाएगा। अभी ऐसा नहीं कहिएगा कि भाई हर मानव खाएगा ही, है ना, खा जाएगा, मतलब ये ठीक है, कुछ हद तक ये बात ठीक है। ये हमारा फूड चेन है, आहार श्रृंखला है। आगे देखते हैं। बकरी को गाय नहीं खाएगी भाई, गाय को हाथी नहीं खाएगा, खत्म। घास को मछली और मछली को बकरी, तो ये तो चलो संभव है, जलीय जीव है तो हो सकता है, लेकिन बकरी नहीं खाएगी ना भैया मछली को, मछली थोड़ी बकरी खाती है। तो मतलब क्या हो गया हमारा? ऑप्शन कौन सा सही निकला भाई? ख ऑप्शन सही निकला, ख बिल्कुल करेक्ट है। घास, बकरी और क्या होगा भाई? मानव एक दूसरे को खाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आहार के लिए निर्भर रखते हैं, इसी को कहते हैं हम आहार श्रृंखला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? पर्यावरण मित्र व्यवहार मतलब क्या कहते हैं भाई? इको फ्रेंडली व्यवहार, है ना, जो इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल हो, वैसा व्यवहार किसको कहोगे आप? बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, इसका मतलब क्या है भाई? आप सिंगल यूज प्लास्टिक को क्या कर रहे हैं? डिनाई कर रहे हैं। एक बार प्लास्टिक जो प्रयोग में आती है, जो कि हमको बाजार से मिलता है कि भैया थैला नहीं लाए हो, ये लो पन्नी में भर के दे दिए, वो एक बार ही पन्नी यूज होती है, फिर वो कचरे के डब्बे में जाती है भाई, है ना, वो बहुत बड़ा हमारे लिए पॉल्यूशन है। तो भैया ये तो है, बाजार जाते समय हम अगर सामान के लिए मतलब कपड़े का थैला ले जाते हैं तो ठीक है, हम सिंगल यूज प्लास्टिक से बच रहे हैं, ये हमारा इको फ्रेंडली बिहेवियर है। अच्छा, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट, बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद कर दें। जैसे हम रूम में से निकल रहे हैं तो भैया उसका लाइट बंद कर दिया, फैन बंद कर दिया, ये सब बंद करने का मतलब जब उसका उपभोग है ही नहीं, कोई है ही नहीं उस रूम में, तो लाइट जला के क्या फायदा, फैन चला के क्या फायदा? तो भैया इसको ही हम कहते हैं क्या? अतिरिक्त दोहन। जबरदस्ती में आप चला रहे हैं, है ना, हम हॉल में नहीं बैठे, रूम में बैठे, फिर भी हॉल के पंखे और लाइट आया, बेहतरीन चले जा रहे। तो भैया इससे आपको अगर कोई कहता है तो आप कहो कि बिजली बिल हम भरते हैं, क्या फर्क पड़ता? अरे भैया नहीं, अल्टीमेटली इसकी बहुत लिमिटेड मात्रा हमारे पास उपलब्ध है, उसका आप जबरदस्ती दोहन कर रहे हैं। अगर जबरदस्ती दोहन करेंगे, डिमांड ऐसी बढ़ती गई तो प्राइस भी हाइक होगा और पर्यावरण पे जो नुकसान हो रहा है वो तो बहुत ही अलग है भैया, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मतलब इको फ्रेंडली बिहेवियर ये भी है कि काम नहीं है तो भैया लाइट और फैन जबरदस्ती में ना चलाएं। ठीक है ना। वैसे ही मां द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़े जाने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल चले जाना, अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये भी सही बात है भाई, बिल्कुल। अब क्या करते हैं भैया, लेट हो जाते हैं थोड़ा सा, फिर घर वालों को कहते हैं कि आप छोड़ के आ जाओ स्कूल। तो भैया वो स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, अल्टीमेटली आप फ्यूल यूज कर रहे हो, और वो भी कैसा फ्यूल यूज कर रहे हैं भाई, जो जीवाश्मी ईंधन है उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं। या फिर आपको कि हमारे पास तो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, चलो भैया इलेक्ट्रिक स्कूटर ही सही, लेकिन आप एक ऊर्जा का दोहन तो कर रहे हैं ना, उस ऊर्जा के दोहन करने की आवश्यकता नहीं है, वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायी है, इको फ्रेंडली नहीं है। तो मतलब हम पैदल ही अगर स्कूल चले गए, इसका मतलब ये बढ़िया काम है भाई, हम घर वालों को परेशान नहीं करते और हम चले गए, मतलब ये भी इको फ्रेंडली है ना, और फैमिली फ्रेंडली भी है ना। तो ये हो गया आंसर भाई उपरोक्त में से सभी। ठीक है, चलिए, नहीं तो जैसे ही घर वालों को बोलते हैं छोड़ने के लिए तो मुंह पहले ऐसे बनता है ना, क्यों बनता है भैया? अरे फालतू फोकट, रोज लेट कर देते हैं, रोज छोड़ने जाना पड़ता है। तो वो फैमिली फ्रेंडली भी इसलिए बोल रहा हूं मैं, बाकी इको फ्रेंडली तो है ही है ना। चलो, घ जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, क ख ग ये तीनों, है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलो भैया, क्या होगा, है ना, बड़ा सस्पेंसियस है, क्या होगा यदि
हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दे, मार डाले। बड़े क्रूर आदमी होंगे यार अपन, एक पोषी स्तर के सारे जीवों को मार डालते हैं, क्रूर ही होंगे और क्या होंगे। तो भैया नहीं, ये बात तो ठीक है हम क्रूर होंगे, लेकिन अगर ऐसा किया तो क्या होगा। एक पोषी स्तर के सभी लोगों को अगर उड़ा दिया तो पता है आहार श्रृंखला टूट जाएगी। अब क्या बोलता हूं मैं, जैसे मान लीजिए कि सबसे नीचे भाई उत्पादक है, बीच में ये जो प्राइमरी सेकेंडरी लेवल के जो उपभोक्ता इनको उड़ा दीजिए, सबसे ऊपर बैठा दीजिए टर्सरी लेवल का जो है तृतीयक जो उपभोक्ता है उसको, मतलब शेर और घास, बीच के 2 लेयर्स उड़ा दिए। कौन कौन से लेयर्स उड़ा दिए भाई, बकरी उड़ा दी, मानव उड़ा दिए। तो भैया ये क्या हो गया, ये वाली लेयर्स खत्म हो गई, ऊपर शेर है। तब शेर जाकर के घास थोड़ी खाएगा, तो शेर भी मर जाएगा। एक लेयर पूरी आपने हटा दी। अगर मान लीजिए आपके पास में एक क्या है भाई, मान लीजिए सबसे नीचे भैया घास, एक बना देता हूं मैं ऐसे, घास को कौन खाएगा भैया, हिरन, और हिरन को कौन खाएगा, शेर। अब हमने क्या किया भैया, यहां से हिरन को उड़ा दिया, तो शेर घास खाने थोड़ी आएगा। और अगर ये घास खाई नहीं जाएगी, इसकी ग्रेजिंग नहीं होगी, तो इसका मतलब है इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी ये घास के लिए नुकसानदायक है। इसमें जो पेड़ पौधे हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, और ये जो शेर है ये तो भूखा मर ही जाएगा बेचारा। तो ऊपर ये आहार श्रृंखला टूट जाएगी। तो अगर एक लेयर को पूरी तरीके से आप हटा देंगे, मार देंगे, तो भैया ये आहार श्रृंखला पूरी तरीके से टूट जाएगी और सब पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो देखिए इसका आंसर क्या है, यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें या मार डालें, तो इससे पूरी आहार श्रृंखला अव्यवस्थित हो जाएगी, पूरी आहार श्रृंखला। ऐसा नहीं था कि वो है ना खूब सारे पौधे ग्रो करने लग जाएंगे, पौधे इतने ज्यादा हो जाएंगे कि सड़ने शुरू हो जाएंगे, खुद ही ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेड़ की बात कर लेते हैं, पेड़ उग रहा है ना, अब उसको खाने वाला कोई नहीं है, उसके फल खाने वाला कोई नहीं है, तो फल पक करके नीचे टपकेगा, फिर उसके बीच से नए पौधे जमेंगे और बहुत ज्यादा घना पौधे जमने शुरू हो जाएंगे। और बहुत घने पौधे जब जमेंगे तो उनको ग्रो करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब बहुत पास पास पेड़ लगा देंगे तो ग्रो थोड़ी करते हैं। आपने देखा है खेती जैसे होती है, जैसे मान लीजिए पपीते की खेती करनी, तो एक ही जगह खूब सारा पपीते का बीज डाल दीजिए, हो जाएगा क्या, नहीं। आपको अलग अलग जगहों पे पपीता लगाना होता है, उसको स्पेस देना होता है। आपको धान की खेती करनी है भैया, अलग अलग जगहों पे धान लगाना होता है, उसको स्पेस देना होता है। अब अगर मान लीजिए कोई इसका दोहन नहीं कर रहा है, जैसे मान लीजिए जो पौधे उग रहे हैं नेचुरली, उसका कोई खा ही नहीं रहा है, तो इतने पौधे उगेंगे कि वो खुद ही मर जाएंगे। तो देखिए अव्यवस्थित हो जाएगी, क्योंकि कोई भी आहार श्रृंखला 4 पोषी स्तरों से बनी होती है, जिसमें प्रथम पोषी स्तर जीव, द्वितीय पोषी स्तर जीवों के लिए आहार का कार्य करते हैं, पहले का कौन, दूसरा पोषी स्तर है, दूसरे का तीसरा। यदि किसी भी पोषी स्तर के जीवों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए तो अगले पोषी स्तर के जीव अपना आहार नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बीच का एक लेयर खत्म हुआ, जैसे हमने शेर की बात करी, शेर घास थोड़ी खाएगा, उसको आहार नहीं प्राप्त हो पाएगा, जिस कारण आहार श्रृंखला टूट जाएगी, जिसका पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्यों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। सब पे इंपैक्ट पड़ेगा भाई, सिर्फ एक पे नहीं पड़ेगा, सब पर प्रभाव पड़ेगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम जरा बात करते हैं क्या किसी पोषी स्तर के लिए सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तर के लिए अलग अलग होगा। मतलब कहते हैं जैसे आपने पोषी स्तर हटाया और आपने कहा कि भैया सब पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है मान लिया, तो क्या सब पे समान प्रभाव पड़ेगा कि सब पे अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। और कह रहे हैं कि क्या किसी पोषी स्तर के जीवों को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है। आपने जो पारितंत्र है उसको आपने डिस्टर्ब भी नहीं किया और हटा दिया, ऐसा संभव है क्या। तो भाई देखिए हम कहते हैं कि हां, किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव जो है वो भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा, सबके लिए अलग अलग होगा, सबके लिए समान नहीं होगा, है ना। जैसे घास अगर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बीच में हिरण गायब हो गया है, तो भाई घास के लिए जो ऐसा कह सकता हूं कि जो ऐसे पारितंत्र है, जो घास के मैदान में जो पारितंत्र बनी थी उसके ऊपर अलग प्रभाव पड़ेगा उसका, और उसी चीज का प्रभाव अगर हम कहते हैं कि दूसरे पारितंत्र में देखेंगे तो अलग होगा। कैसे, देखिए, क्योंकि किसी भी पोषी स्तर के सदस्य अपने आहार के लिए अपने निचले पोषक स्तर पर निर्भर करते हैं। जैसे प्रथम पोषी स्तर में स्वपोषी या उत्पादक होते हैं। प्रथम पोषी स्तर में कौन है भाई, उत्पादक, जैसे घास हो गया, पेड़ पौधे हो गए, शैवाल हो गया, ये कौन है भाई, प्रथम पोषक स्तर, सबसे लोअर लेवल पे आते हैं, ये उत्पादक हैं, ये उत्पादन करते हैं, और इनके ऊपर कोई ना कोई प्राथमिक उपभोक्ता होता है।
है ना, जो कि द्वितीयक पोषी स्तर कहलाता है। अब क्या प्रथम पोषी स्तर कैसे काम कर रहा है? तो प्रथम पोषी स्तर कहता है जो सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उससे विषम पोषियों यानी उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराता है। घास उगेगी, उपभोक्ता को मिलेगी। और घास बनेगी कैसे? तो भाई सनलाइट मिलेगा, उससे खनिज लवण मिलेगा, उससे बनेगी। परंतु यदि हम इस स्तर के सभी पौधों को समाप्त कर दें, पोषी स्तर की सबसे प्राथमिक पौधे थे उनको उड़ा दीजिए, तो प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीय उपभोक्ता या द्वितीय पोषी स्तर अपने आहार के रूप में किस पर निर्भर रहेंगे, जिस कारण आहार श्रृंखला आगे नहीं बढ़ पाएगी। पूरा घास ही उड़ा दिया तो बकरी क्या खाएगी भाई? हम क्या खाएंगे? इवन भाई घास कहने का मतलब सिर्फ घास से नहीं, घास मतलब पेड़ पौधे भी हैं, उनसे जो फल लग रहे थे वही तो हम खा रहे थे। तो मतलब एक पूरी लेयर खत्म कर दी आपने तो भैया सब डिस्टर्ब हो गए, ठीक है ना, सभी डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि ये लेयर एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। सभी होंगे तभी आहार श्रृंखला बढ़ पाएगी। कोई भी एक गायब हुआ पूरा गड़बड़ हो जाएगा मामला। परंतु यदि हम प्रथम पोषक स्तर के जीवों को समाप्त कर देंगे तो पौधों की संख्या बढ़ जाएगी, परंतु ऊपर के पोषक स्तरों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा? अगर आपने क्या किया, प्रथम पोषक स्तर के जो जीव थे उनको उड़ा दिए, तो उड़ा दीजिए, क्या होगा? जंगल बहुत लग जाएगा भाई, उसका उल्टा ही प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर। ठीक है, हर जगह जंगल जंगल ही लगा हुआ है, हर जगह घास घास ही लगा है, ये भी हमारे ऊपर गलत इंपैक्ट पड़ेगा। अच्छा, दूसरा कह रहे हैं कि बिना पारितंत्र को डिस्टर्ब किए क्या आप एक लेयर हटा सकते हैं? तो नहीं हटा सकते। आपने जैसे ही एक लेयर हटाई पूरा पारितंत्र डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्या है उसका आंसर भाई? नहीं। किसी पोषी स्तर के जीवों को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी पारितंत्र उसमें रहने वाले जीवों पर निर्भर करता है। अब पूरा हटाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए घास का मैदान है, अब घास के मैदान को आप चाहते हैं कि भैया एक काम करो, घास के मैदान में से सिर्फ मैं घास हटा दूंगा, तो उसके ऊपर जो थे टिड्डे थे, या फिर मैं कह देता हूं कि मेढक थे, है ना, सांप था, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा होगा क्या? नहीं। आप अगर घास का मैदान हटाएंगे तो टिड्डे खत्म, टिड्डे खत्म तो टिड्डों के खाने के लिए जो कीट पतंग थे, टिड्डे थे, उनको खाने के लिए जो मेढक थे वो खत्म, वो खत्म तो भैया सांप खत्म हो जाएगा। तो बिना डिस्टर्ब के आप नहीं हटा सकते, डिस्टर्बेंस तो होगी, सब प्रभावित होंगे, सबके सब नीचे से ऊपर तक सभी प्रभावित होंगे। तो ऐसा नहीं है कि पारितंत्र में से कोई एक सिस्टम हटा देंगे तो उससे आपका काम हो जाएगा। जैसे आप नीचे ही नहीं ऊपर का भी हटाइए, जैसे सबसे नीचे क्या था भैया, तो घास उगी, घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया और सांप को बाज ने खाया। आप बोलो भैया बाज को हटा देते, चलो हटाओ, ये ऊपर का है ना, इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। सांपों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, सांपों की संख्या अगर ज्यादा हो गई तो आप कहोगे कि तो क्या दिक्कत है भाई, ठीक हो गई, तो भैया मेढक नहीं बचेंगे ना, उनको खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, मेढक तो उत्पादित ही नहीं हो रहे जितने कि सांप हो गए, तो सांप तो भूखे ही मर जाएगा। तो मतलब संतुलित होना आवश्यक है। ठीक है, कहीं से भी आप एक लेयर हटाएंगे तो सब पर असर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। 6th, जैविक आवर्धन मतलब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा? हाँ, होगा। जैविक आवर्धन होता क्या भाई? तो जैसे ही एक लेयर से दूसरे लेयर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे लेयर में जैसे ही हम चलते हैं, पोषी स्तर का एक स्तर, दूसरा, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे स्तर में हम जब चलते हैं तो हर एक स्तर में क्या होता है, कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और रासायनिक यौगिक हमारे शरीर में उपलब्ध होते जाते, मतलब हमारे शरीर इन द सेंस हर एक स्तर पे कुछ ना कुछ रासायनिक तत्व बढ़ते चले जाते हैं। और हर एक तंत्र में मतलब हर एक लेयर में क्या होता है भाई, इसका स्तर अलग अलग होता है, इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। कैसे? तो देखिए, जैविक आवर्धन कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं और इन रसायन पदार्थों का शरीर में सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाना जैविक आवर्धन कहलाता है। जो बीमारियां हमको होती है वो ऐसी तो होती है, जैसे मान लीजिए हमने खूब सारा उर्वरक यूज कर लिया पौधों को उपजाने में और खूब बढ़िया बढ़िया सा फल लगा, क्योंकि खूब उर्वरक यूज किया था, खूब सारी उसमें कीटनाशक प्रयोग किए थे, तो बढ़िया फल निकला। अब फल देखने में तो अच्छा है, खाते समय क्या हुआ भैया, तो उसके माध्यम से, है ना, जो कीटनाशक यूज किए थे, जो यूरिया उसमें यूज कर लेते, डायफॉस्फेट यूज किया था, जितने भी उर्वरक यूज किए थे वो उर्वरक उसी फल में संचित हो गए ना, वो फल हमने खाया। तो जब हम एक स्तर से दूसरे पोषी स्तर में वो आएगा तो वो रासायनिक जो तत्व थे वो हमारी बॉडी में आ गए,
और हमारी बॉडी में आएंगे, अगर संचित होने लगे तो हमें बीमार करते हैं भाई। हमें 75 तरीके की जो समस्याएं होती है नित्य नए दिन, वो इन्हीं कारणों से तो हो रही है। तो क्या हो रहा है, देखिए हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचित हो जाने को ही हम क्या कहते हैं, जैविक आवर्धन। इसी को कहते हैं हम जैविक आवर्धन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इसी को कहते हैं भाई। वो बहुत मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर आकर के इकट्ठा होने लगती है। ठीक है, परितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि विभिन्न फसलों के रोगों एवं पीड़कों से बचाने के लिए इनका रसायन पदार्थों को इन फसलों पर प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण यह बहकर वापस मिट्टी में चले जाते हैं और जिस भी पोषी स्तर द्वारा ग्रहण किए जाते हैं उससे आगे के पोषी स्तर पर एक दूसरे के द्वारा पहुंच जाते हैं। अब जरूरी नहीं है, ऐसा समझिए कि अगर हमने कुक्कुट, मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्म में कुछ ऐसी विषैली चीजें उन मुर्गियों ने खा ली, वो तो पचा गए डाइजेस्ट करके, लेकिन उसका विषैलापन उनके अंदर चला गया। अब उन मुर्गियों को क्या करेगा भाई, अब इंसान खाता है भाई खूब चाव से। अब क्या होता है भाई, तो उसके द्वारा जो उसके अंदर विषाणु, जो हानिकारक तत्व आए थे, वो किसके द्वारा भाई, एक स्तर से दूसरे स्तर पे पहुंच गए। अब जैसे आप समझिए स्वाइन फ्लू, ये क्या होता है, ये इसी तरीके की चीज है, एक स्तर से दूसरे स्तर में पहुंच गई। बर्ड फ्लू भी है भाई, जैसे मुर्गियों में ये जनरली बर्ड फ्लू होता है, लौट के लौट मुर्गियां मरनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन मरने में ऐसा नहीं होता कि इंस्टेंट मरनी शुरू हो जाएंगे। अब उसको बर्ड फ्लू हुआ था, उस चिकन को किसी ने इस्तेमाल किया, खा लिया कोई व्यक्ति, तो भैया उसको भी फ्लू होगा। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे वायरस आए, निपाह आया, कोविड आया, है ना, ये सब क्या है भाई, ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कहे तो एक स्तर से दूसरे स्तर तक कैरी फॉरवर्ड होती हुई आई है। हालांकि हम पोषी स्तर की बात करें, हम आहार श्रृंखला की बात करें, हम विषाणुओं की बात नहीं करें, हम केमिकल रिएक्शंस या केमिकल तत्व की बात करें, तो वो भी इसी तरीके से आता है भाई। जो आपने उर्वरक यूज किया वो मिट्टी में गया, मिट्टी से वो पौधों में गया, पौधों से जो प्राथमिक स्तर का जो जीव होगा उसने खाया और प्राथमिक स्तर तक में वो पहुंच गई केमिकल, उसके द्वारा सेकेंडरी स्तर का खाएगा, उसमें भी पहुंचेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से पहुंचता है भाई, और सब पे इंपैक्ट अलग अलग होगा, किसी पे इंपैक्ट होगा, किसी पे नहीं भी होगा, लेकिन वो संचित होगा, मतलब उसके कुछ ना कुछ हानिकारक प्रभाव होंगे। अतः जिसके कारण पूरे परितंत्र में विभिन्न पोषक स्तरों पर इसका प्रभाव असमान होता है। सभी में अलग अलग लेयर पे पहुंच रहा है, अलग अलग मात्रा में पहुंचेगा, इसलिए पारितंत्र में सभी लेयर्स में क्या होगा, उसका प्रभाव अलग अलग देखने को मिलेगा। कहीं पर उसका प्रभाव होगा, कहीं नहीं होगा। वही चीज, वही केमिकल कहीं पर भाई हार्मफुल होगी और कहीं पर हार्मफुल नहीं होगी, कहीं पर ज्यादा हार्मफुल होगी, कहीं पर कम हार्मफुल होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते जा रहा है कि हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। अजैव निम्नीकरणीय का मतलब क्या हो गया, जो जीव निम्नीकरण से नहीं होगा, मतलब जो जीवित कीट पतंग या फिर विषाणु जो है, जीवाणु जो है, कीट है, इनके द्वारा जिनका निम्नीकरण नहीं होता है। जैसे दीमक की बात करें, वो निम्नीकरण के ही काम आता है। जैव निम्नीकरण भाई लकड़ी को क्या करता है, मिट्टी में बदल देता है। बहुत सारे ऐसे कीड़े आते हैं, जो वो कीड़े क्या करते हैं भैया, सड़ती है कोई चीज, जब उसमें कीड़े लगते हैं तो वो निम्नीकरण कर रहे हैं भाई, वो जैव निम्नीकरण का पार्ट है, जीवों द्वारा उसको अपघटित किया जा रहा है। लेकिन अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ भी हैं, जैसे प्लास्टिक, फाइबर, ये भैया ये क्या हो रहा है, ये निम्नीकरण हो ही नहीं पाता है ना। पॉलीथीन जिसको कहते हैं, ये क्या है भाई, ये एक तरीके का पॉलीमर है जो कि अजैव निम्नीकरणीय है, मतलब जो कि जीवों द्वारा इसका विघटन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक रख दिया, कुछ दिनों बाद वो सड़ करके मिट्टी में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ये अजैव निम्नीकरणीय है। तो इनके द्वारा प्रॉब्लम क्या हो रही है, कौन से समस्या उत्पन्न हो रही है, बहुत सारी समस्या उत्पन्न हुई भाई, है ना, बहुत सारी समस्याएं। देखिए एक एक करके। अजैव निम्नीकरणीय कचरे से निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो रही है। सबसे पहले बात करें तो अजैव निम्नीकरणीय कचरा, जैसे प्लास्टिक की थैलियां, डिस्पोजेबल कप आदि से जल का प्रवाह रुक जाता है, जिससे वहां जल प्रदूषित हो रहा है। बहुत सारी जगह तो बाढ़ का कारण बन जाता है। आप बोलोगे ये बाढ़ का कारण कैसे बन गया, अरे भाई नालों में जा करके फंस गया, खूब सारा पानी बैक वाटर इधर में स्टोर होने शुरू हो गया, नालियों में जाम हो जाता, फंस जाता, तो भाई ये तो दिक्कत है ही। साथ ही साथ ये जल प्रदूषण का कारण, प्लास्टिक की थैलियां उसमें जा रही हैं, तो वो पानी रुकेगा, पानी सड़ेगा, तो भैया मच्छर पनपेंगे, मक्खियां आएंगी, बहुत सारी प्रदूषण फैलेंगे। कचरे के लिए एकत्रीकरण के कारण अनेक मच्छर, मक्खियां आदि उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे बीमारियां फैलने का डर होता है। ये सब समस्याएं किसकी वजह से भाई, अजैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ है इनके कारण ये चीजें होती हैं। ठीक है, और क्या है भाई, तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैसे मान लीजिए पीड़ानाशी व रसायन आदि की सांद्रता
उत्तरोत्तर पोषक स्तरों तक बढ़ती जाती है, जो कि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है। जैसे अजैव निम्नीकरणीय का मतलब, जैसे हमने क्या किया, कीटनाशक डाल दिया खेतों में, भाई उससे क्या होगा, तो उस समय वो कीड़ों को तो आपने मार दिया, लेकिन वो कीटनाशक मिट्टी में जाके मिल जाती है, जो कि पौधों में ग्रो होगी, पौधों से हमारे शरीर तक भी पहुंचती है, जो कि नुकसानदायक है। अजैव निम्नीकरणीय कचरे जैसे प्लास्टिक की थैलियां आदि जीव जंतुओं द्वारा खाए जाने से भी बीमारी होने का डर होता है। बहुत ज्यादा ये दिक्कत होती है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भाई पन्नी में ही रोटी रख करके ऐसा फेंक दिया। अब गाय क्या करती है, भाई जब आती है तो वो पन्नी सहित चबा जाती है। अब गाय पन्नी सहित चबा गई, वो प्लास्टिक भैया उसकी बॉडी के अंदर गया, और प्लास्टिक थोड़ी पचेगा उसको, तो मतलब उसको बहुत सारी समस्याएं होने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से अजैव निम्नीकरणीय कचरा जो हम उत्पन्न करते हैं, किसी स्थान पर सड़ने से उसमें दुर्गंध आदि उत्पन्न होती है, जिससे आसपास का वातावरण भी दूषित हो जाता है ना। अजैव निम्नीकरणीय है भाई, धीरे धीरे केमिकल्स है, केमिकल ही वो अल्टीमेटली अजैव का मतलब तो केमिकली डिग्रेडेबल है ना, और बायोडिग्रेडेबल है मतलब वो जैव निम्नीकरण, वो बेहतर है, वो चलेगा। लेकिन जो केमिकली डिग्रेडेबल होती है ना, केमिकल्स डाल करके उसको डिग्रेड करते हैं, तो भैया उससे क्या होगा, उससे हमारे आसपास में वातावरण में बहुत सारा दुर्गंध फैलता है, बहुत सारी दिक्कतें होनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो, तो क्या इनके हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो भाई कचरा तो कचरा, भाई कचरा कैसा भी हो, जैव हो अजैव हो, भाई उसका प्रभाव तो पड़ेगा, उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। बस बात यह है कि अगर वो संतुलित हो, तो फिर हमको ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो, तो इसका हमारे पर्यावरण पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, संतुलित हो तो क्या है, कम हानिकारक पड़ेगा, क्योंकि जैव निम्नीकरणीय कचरा जैसे कागज आदि को हम पुनः अपघटित करके प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे रिसाइकलिंग जिसकी हो सकती है वो भी बेहतर है भाई, हम रिसाइकलिंग कर करके यूज करो, आखिरी में उसको सड़ने दे रहे हैं, जीवों द्वारा उसका अपघटन कर दिया गया, वापस से जो जहां से आया था वो पार्ट वहीं पे मिल गया, तो उससे हमें कम नुकसान है। लेकिन नुकसान है ये जो अपघटित पदार्थ जल्दी वायुमंडलीय चक्रीकरण में उपयोग हो जाते हैं। ये क्या होता है भाई, है तो कचरा, नुकसान तो हुआ, लेकिन तुरंत ही क्या होता है, हमारी प्रकृति उनको वापस से डिग्रेड करके और वायुमंडल में वापस से हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में अपने अपने फॉर्मेट में विघटित होकर के मिल जाती है। मिट्टी में मिल गया, जल में मिल जाता है, जो गैस थी वो वातावरण में जाकर के मिल गई है ना, तो जो जहां से आया था वो सारी चीजें वापस से मिल जाती है, और यह पुनः चक्रण में अपने आप फॉर्म हो जाती है। जैसे मैं बोलता हूं कि पेड़ से पत्तियां गिरी, पत्तियां सड़ेंगी, सड़ने के बाद क्या होगा भाई, तो उसमें दुर्गंध आएगी, मतलब गैस मिल गया उसका। वो सड़ने के बाद में क्या होगा, मिट्टी में भी चली जाएगी, मतलब मिट्टी से जो खनिज लवण लिया था वो मिट्टी को ही दे दिया। अब मिट्टी को देके पुनः चक्रण क्या हुआ, तो उसी जगह पे फिर से नया पौधा जब उगेगा, तो जो खनिज लवण इसने इस्तेमाल किया था, जो अपघटित हुआ था, वापस से दूसरे पौधे को ग्रो करने में यूज होता है। तभी तो हम ये पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उन सबको सड़ा के क्या करते हैं भाई, हम उससे खाद बनाते हैं फिर से, है ना, और उस खाद को बार बार प्रयोग कर सकते हैं। इसका कुल मिलाकर के मतलब है कि वो जल्दी से उस चक्रण में, पुनः चक्रण के प्रोसेस में इजीली आ जाता है, जो कि हमारे लिए क्या होता है भाई, कम हानिकारक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो देखिए भाई, ये ओजोन परत जो है हमारे लिए क्या काम करती है, पहले तो ये समझे। ओजोन परत है जिसका क्या होता है केमिकल फॉर्म भाई, O3। ये हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में बाहरी आवरण में O3 है, जो कि सूर्य के प्रकाश से आने वाले खतरनाक यूवी रे से हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। यूवी रे से हमको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। अगर ये यूवी रेडिएशंस हमारी पृथ्वी पर आती तो एक तो तापमान बढ़ता, दूसरा हमें स्किन कैंसर हो सकता था। यूवी रेडिएशन से अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणें ये हमें स्किन कैंसर का भी खतरा पैदा करती है, क्योंकि सेल्स को डेड कर देती है। सेल्स के ऊपर सेल्स मतलब आपके जो कोशिकाएं, इसके ऊपर जब पड़ेगी तो कोशिकाओं को जला देती है, अंदर ही अंदर कोशिकाएं मृत हो गई, और मृत कोशिकाएं जब बाहर नहीं निकल पाएंगी तो क्या होगा, कैंसर होगा। यही तो है। तो मतलब क्या हुआ भाई, सूरज जो है इससे जो आ रही है यूवी रेज, उसको हम क्या करते हैं भाई, उसको हम सेव कर लेते हैं, उससे हमारी पृथ्वी सेव हो जाती है। अल्टीमेटली टेम्परेचर नहीं बढ़ता, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। अगर ये आने लग गया तो ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगी, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ के रूप में हमारे पास पानी उपलब्ध है, वो पिघलने लगेगा नदियों में, नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है भाई। और ये हुआ क्या, तो अंटार्कटिका में उसके ऊपर देखी गई कि भाई इसकी लेयर कम हो रही है।
ठीक है, जो ओजोन लेयर है उसकी विड्थ कम हो रही है, यानी वहां पे यूवी रेडिएशन आने शुरू हो गए। ये सबसे पहले देखा गया, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, ओजोन लेयर में छेद कहते हैं। इसको बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाया गया, हम इनकी बात करते हैं। तो जैसे देखिए, ये सबसे ज्यादा खतरनाक क्या होता है भाई, हमारी ये जो CFC गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट से निकलने वाली जो गैसें हैं, इन सभी गैसें, जो रेफ्रिजरेटर से निकलती है गैस, ये सभी गैसेस क्या करती है भाई, ये एक विषैली गैस है और ये जाकर के ओजोन के साथ में रिएक्ट करती है और वो उसको क्या करती है भाई, उसको क्षति पहुंचाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इन सब के प्रयोग कम करने होंगे, इन सबको कम उपयोग करें, कम मात्रा में हम विषैले गैसेस को हम एटमॉस्फेयर में मिलाएं। आइए जरा इसको देख लेते हैं। तो देखिए, वायुमंडल के उच्चतम स्तर से आने वाली पराबैंगनी किरणें मतलब को ओजोन, यूवी, कौन सी रेडिएशन भाई, ये यूवी, ठीक है, UN नहीं भाई, है ना, तो पता चले। यूवी को ओजोन परत के द्वारा रोक लिया जाता था, ठीक है, लेकिन अब ओजोन परत की क्षति के कारण वायुमंडल से आने वाली पराबैंगनी किरणें मतलब यूवी किरणें सीधे पृथ्वी तक पहुंचने लगी है। अगर आप सभी देखते होंगे ना, क्या भाई, तो गूगल रोज के हैं, आपके फोन में देखिए एक आइकन बनी होती है और उसमें गूगल रोज का है ना वेदर फोरकास्ट करता है ना, आज का वातावरण, आज का बेसिकली है ना, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, इसके बारे में वो एक फोरकास्ट रोज ही देता है। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा आता है कितने बजे सूर्योदय, कितने बजे सूर्यास्त, आज का दिन का तापमान कितना अधिकतम रहेगा, न्यूनतम कितना रहेगा, और नीचे जरा ध्यान से देखिए तो उसमें लिखा रहता है कि आज की मतलब बारिश होने की मतलब मॉइस्चर रहने की चांसेस कितना है, परसेंटेज लिखा रहता है, एक रेशियो, और उसी के साथ में देखिएगा वहां पर यूवी भी लिखी रहती है, यूवी इंडेक्स कितना रहेगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कितनी रहेगी, वहां पे बाकायदा लिखी आती है। ठीक है, तो भाई अब क्या हुआ, सीधे सीधे पृथ्वी पर पहुंचने लगी है, क्योंकि क्या हो गया, इसमें क्षरण हो गया, क्षय हो गया, जिस कारण सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्यों पर इसका हानिकारक प्रभाव होने लगा है। मनुष्यों में इसके कारण त्वचा संबंधी रोग या त्वचा का कैंसर भी हो जाता है, जो अभी हमने डिस्कस किया। इसके कारण वायुमंडल के तापक्रम पर भी गहरा असर पड़ा है, जिस कारण कहीं कहीं पर अत्यधिक वर्षा हो जाती है और कहीं कहीं पर अत्यधिक सर्दी या गर्मी पड़ने लगती। जो अभी ये बहुत कह रहे हैं ना कि है ना, इस बार बारिश ने पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा, तो भैया क्यों तोड़ा, इसके कारण कभी कभार कहते हैं कि भैया 30 साल में तो हमारे यहां इतनी ठंड नहीं पड़ी थी जितनी इस साल पड़ गई, या फिर यहां पे इतनी गर्मी कभी नहीं हुई जितनी इस साल हुई। तो कहीं पर भी कुछ भी होना, ये जो रैंडमली जो चीजें चल रही है ना, पूरा सिस्टम इधर उधर जो चल रहा है, जैसे हम क्या कहते हैं पूरे मौसम की साइकिल की भी बात करें तो जैसे पहले से प्रिडिक्टेबल था कि भाई इस समय गेहूं की खेती होनी, इस समय धान की खेती होनी, इस समय बरसात होती है, इस समय ठंड लगती है। अभी अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ध्यानपूर्वक, अपने जो दादा ताऊ जो होंगे थोड़े से बुजुर्ग, उनसे जब आप बात करोगे तो आपको वो बताएंगे कि अभी जो चल रहा है आपका, इससे करीब करीब 10-15 दिन पहले यह पूरा साइकिल चलता था। अभी हम तकरीबन 15 से 20 दिन साइकिल क्या हो गया, डिले हो गया। ठीक है, मतलब ऐसा मैं कह सकता हूं कि जो ठंड 15 लोगों को कहना होता था कि 15 जनवरी के आसपास तक ठंड खत्म हो जाती, अब वो चीज खिंच करके आ गई है भैया 30 जनवरी के आसपास तक। कुछ कंडीशंस में तो फरवरी में भी ठंड पड़ती है, नहीं तो 15 जनवरी के बाद ठंड धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, बढ़ती नहीं है, अब धीरे धीरे कम होगी। हालांकि पूरा फरवरी लग जाएगा कम होने में, लेकिन पता चलता है कि 15 फरवरी के बाद ठंड और बढ़ गई। तो भैया ये सब क्या है, ये डिले होता चला गया। ये सब जो असंतुलन पैदा हो रहा है, ये पर्यावरण में हमने जो अनबैलेंसेस क्रिएट किए उसकी वजह से, पर्यावरण में असंतुलन जो फैला है उसकी वजह से। तो यही चीज हम यहां पर भी कह रहे हैं कि कहीं कहीं पर अत्यधिक ठंड, अत्यधिक वर्षा या अत्यधिक गर्मी पड़ने का कारण कहीं पर भी कभी भी पता चलता है कि वहां पे वर्षों से ठंड नहीं हुई, इस साल ठंड पड़ गई। तो भैया ये सब किसके कारण हो रहा है, ये सब हो रहा है कि जो यूवी रेडिएशंस है वो अब पृथ्वी तक डायरेक्टली पहुंच रही। कुछ इसके हिस्ट्री की बात करें तो देखिए, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी एक चिंताजनक विषय बना है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है भाई कि जो विकिरणें पहुंच रही है, तापमान बढ़ेगा तो हमारे जो बर्फ है ग्लेशियर्स के रूप में जो उपलब्ध है, जो हमारे दोनों ध्रुवों पर उपलब्ध है, हमारे हिमालय पर भी अवेलेबल है, ये सब पिघलेगा। नदियों की क्या होगी भाई, लेवल बढ़ेगी, समुद्र का स्तर बढ़ेगा, और जो हमारा स्थल है आपको पता है 1 भाग स्थल है और 3 भाग पानी है। अगर वो 3 भाग पानी का स्तर बढ़ेगा तो हमारा पूरा स्थल तो डुबा देगा, मतलब हम सब डूब जाएंगे। ठीक है, तो भाई ये भी दिक्कत है। इसी तरह जीव जंतु या पेड़ पौधे समय से पहले नष्ट हो रहे हैं, जो हमने बात करी, जो एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय, जल्दी ही खत्म हो जा रहे हैं। मतलब पेड़ पौधे जिनकी एज और ज्यादा होनी चाहिए वो पहले ही खत्म होने लग रहे हैं।
इसी के कारण इमारत, जैसे ताजमहल की बात करें तो इस पर भी गहरा प्रभाव है। ताजमहल पे क्या हो रहा है अब, यूवी रेडिएशंस के कारण उसका रंग पीला हो रहा है, जबकि वो कैसा था, बिल्कुल सफेद संगमरमर से बना था। ठीक है, हालांकि उसका एक और वजह एसिड रेन भी है, ठीक है ना, अम्लीय वर्षा। ओजोन परत की क्षति को रोकने के लिए सन 1887 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के कार्यक्रम यूएनईपी में अनुमति दी गई कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मतलब CFC, जो कि एक मानव संश्लेषित रसायन है, इसके उत्पादन को सीमित रखा जाए, क्योंकि क्या होता है ना, CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बहुत ही विषैली गैस है। ठीक है, ये अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसी तरीके से, जैसे कार्बन की कम प्रेजेंस, ऑक्सीजन की कम प्रेजेंस में जब कार्बन को आप ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, तो उस समय आपको मिलता है क्या भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसी तरीके से ये भी हमारे पास क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या होता है, हमारे द्वारा ही निर्मित है, हम कुछ प्रोसेस के दौरान इसको निर्मित करते हैं, और ये हमारी अत्याधुनिक जो जीवन शैली है उसमें ज्यादातर उपयोग हो जाती है। इसके कारण दिक्कतें हो रही है। तो क्या किया, एक ग्लोबल समिट हुई है ना, देश भर के, पूरे विश्व भर के कहूं लोग मिले और उन्होंने एक सुझाव दिया, और सुझाव के बेसिस पर कुछ पारित हुआ कि भैया अब के बाद से क्या करना है, हमें इसको संरक्षित करने के लिए सबको संगठित होना पड़ेगा। तो वही यूएन में ये कार्यक्रम हुआ था सन 1987 में। क्यों हुआ था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि सन 1980 से पाया गया कि वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आ रही, कम हो रहा है, जिसका मुख्य कारण था क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अतः ओजोन परत की क्षति को रोकने के लिए हमें सबसे पहले इस रसायन का कम से कम उपयोग करना चाहिए। और इसका उपयोग होता कहां है, तो देखिए ना, इसका उपयोग सबसे ज्यादा किसमें, रेफ्रिजरेटर, एसी, अग्निशमन यंत्र, ये सब में CFC है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनसे उत्सर्जित होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। ग्रीन हाउस गैसेस में भी, ठीक है ना, हरित गृह प्रभाव से भी इस पे असर पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो जो हमने भैया क्वेश्चंस गिवन था हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, उन सभी क्वेश्चंस को हमने यहां पर कर लिया सॉल्व, और अब हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट वीडियोस के माध्यम से हमने पूरे कॉन्सेप्ट को भी सीखा। हमने यहां पर हमारे एनसीईआरटी में गिवन जितने भी क्वेश्चंस थे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, उनको भी सॉल्व किया, यानी अब ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से है कंप्लीट। ठीक है, तो इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा के लिए कमिटेड है एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, जो कि कोर्सेस ऑफर करते हैं आपको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एज वेल एज सीबीएसई हिंदी मीडियम। मतलब यहां पर पूरा ही कोर्स कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड मिलता है, जहां पर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, आपको पूरा कोर्स कंटेंट मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर, और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, तो भाई अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड है एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी या स्पोकन इंग्लिश के लिए, तो भी स्टे ट्यून विद अस, क्योंकि हम ये सारे कोर्सेज भी लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड बहुत सारे फॉर्मेट में लेकर के आते हैं, जिससे कि आपको घबराने, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। साथ ही साथ अगर आप यूपी एंड बिहार बोर्ड से हैं, तो आपके लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जहां पर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली सारा कोर्स कंटेंट डिजाइन किया गया। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर मिलेगी आपको लिंक को फॉलो कीजिए एंड चेकआउट कर लीजिए अपने लिए बुक्स एंड ई बुक्स, जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा आपके लिए डिजाइन की गई हैं। तो भाई जिस तरीके से आप हमारे साथ कनेक्टेड है हमारे YouTube चैनल पे, इसी तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर, जहां पर आपके कोई सजेशंस, कोई सुझाव हो, वो हम तक पहुंचा सकते हैं, एंड हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है, वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, अपने आसपास अपना सबका बहुत ख्याल रखिए। मिल रहे हैं हम अपने अगले सेशन में अगले कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।